हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इलेक्ट्रो सर्च अपना लगभग ख़त्म हो चुका है, बट कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, है ना, जिनसे हमारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को और मजबूती मिलती है ना। वो छोटे मोटे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो अपन लोग और देखते हैं, है ना। आज का जो अपना लेक्चर होगा वो केवल उसमें क्वेश्चंस होंगे, मतलब हम लोग जितना चैप्टर हमें पढ़ना था वो हम पूरा पढ़ चुके हैं। तो एक पहला क्वेश्चन मेरा ये है आप लोगों से कि सपोज करो मेरे पास एक आइसोलेटेड कंडक्टर शीट है। अब ये आइसोलेटेड का मतलब क्या हुआ? ये आइसोलेटेड है, इसका मतलब ये है कि इसके आसपास कहीं और कोई चार्ज नहीं है। अब मैं इस आइसोलेटेड शीट को चार्ज क्यों देना चाहता हूं? और अगर मैं आपसे पूछूं कि आसपास कोई और चार्ज ना हो, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ चार्ज इस क्यू में से Q/2 आएगा और यहाँ पे भी चार्ज Q/2 जाएगा, मतलब दोनों सरफेस पे आधा आधा चार्ज जाएगा। बट अगर यही बात मैं आपको प्रूफ करने के लिए कह दूँ कि आप इसको प्रूफ करो, तो अब आप कैसे प्रूफ करेंगे इस काम को? तो सपोज मैं कहता हूँ कि इस साइड में चार्ज Q जाता है, तो इस तरफ चार्ज कितना हो गया? Q- का Q हो गया। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि Q इज इक्वल टू Q- का Q, मतलब ये दोनों चार्जेस बिल्कुल इक्वल होंगे। ठीक है, मतलब इसको कैसे प्रूफ करेंगे अपन? सपोज करो कि कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट P है। अभी जो मैंने पॉइंट P लिया ना भाई, हमें पता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ठीक है, और ये जो यहां जो चार्ज आया है, ये चार्ज बिहेव करेगा एक नॉन कंडक्टर शीट वाले चार्ज की तरह है। तो और P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो EP इज इक्वल टू 0 है। अभी जो पॉइंट P है इस शीट के राइट एंड में है और लेफ्ट एंड में है, यानी इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा P पॉइंट पर? सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एफ नॉट। अब सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एफ नॉट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हर कंडक्टर शीट जो होती है वो दो नॉन कंडक्टर शीट से बनी होती है, ये मैं पहले से पता है। तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस जगह, ये इसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका Q अपॉन ट्वाइस ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट। ये Q अपॉन ए तो हो गया आपका सिग्मा, सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ नॉट, और यहां जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन होगा, और क्योंकि हमें पता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होने चाहिए, यानी यहां हो गया Q- का Q अपॉन ऑफ ट्वाइस ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट, ए से ए, यानी Q इज इक्वल टू Q- का Q, मतलब ट्वाइस ऑफ Q इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू Q/2। मतलब बात यह है कि अगर कोई एक कंडक्टर शीट है और उसके आसपास किसी भी तरीके का कोई और चार्ज नहीं है, और चार्ज होगा तो क्या होगा, है ना, या और चार्ज होता है उसकी वजह से क्या हो जाता है, ठीक है, वो मैं आपको एक दो एग्जांपल से और समझाऊंगा। बट आइसोलेटेड शीट हो और अगर आप उसको चार्ज देते हो, तो चार्ज जो होगा वो दोनों जो पार्ट हैं उसके दोनों पार्ट पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये चीज़ आपको क्लियर है, ठीक है। अब यहीं पर हम एक काम करते हैं, मैं इस शीट को आइसोलेटेड नहीं रहने देता हूं, और सपोज करो कि मेरे पास एक शीट है, और ये जो शीट है इसका ये वाला मैं सरफेस दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। इस तरह से ये शीट मान लें आप, ये इस तरह से ये शीट है साहब हमारी। अब ये जो शीट है इसका एरिया ए है, और इस एरिया ए को कवर करते हुए यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये आगे इधर भी होगा। बस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता। अब मैंने इस शीट को अब ये नहीं कहना है कि आइसोलेटेड है। अब अगर सपोज करो कि मैंने यहां इसको चार्ज क्यों दे दिया, अब मैं पूछता हूं कि इसकी ए साइड और इसकी बी साइड में कितना कितना चार्ज होगा।
मतलब अगर हमारा क्वेश्चन ये है यहाँ कि पहले वाली शीट मेरी जो थी वो आइसोलेटेड थी और वहाँ मैंने पूछा था साहब कि आइसोलेटेड शीट को अगर मैं चार्ज क्यू दूँ तो दोनों सरफेस पे कितना कितना चार्ज आएगा, आपने कहा दिया साहब Q/2 वो क्वेश्चन क्यों पूछा गया था, वो उसका कारण ये रहा। अब ये शीट आइसोलेटेड नहीं है, बट हमें बहुत अच्छे से पता है कि इसके अंदर एक पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका 0 है। ये हमें पता है कि साहब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अब मैंने कहा भाई सपोज करो कि इस शीट में से यहाँ से जो यहाँ चार्ज आ गया वो स्मॉल q आया, इधर से डिस्ट्रीब्यूट होकर q आया, तो यहाँ कितना जाएगा q माइनस का q जाएगा। क्या ये q और q माइनस का q इस बार दोनों इक्वल रहते हैं या नहीं रहते हैं, मतलब मुझे स्मॉल q की वैल्यू भी निकालनी है और मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो q माइनस का q की वैल्यू भी निकालनी है। क्या ये इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं, ये मुझे देखना है। देखिए साहब P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब वो है कितना, तो वो कितना है, तो पहला तो आप लोग ये देख लें कि साहब एक तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका एक्सटर्नल है ये यहाँ लेफ्ट से राइट में काम कर रहा है, ठीक है। एक आपका ये जो आपका लेयर बनी, ये जो आपका नॉन कंडक्टिंग शीट बनी, इसकी वजह से लेफ्ट से राइट है। एक यहाँ जो चार्ज Q माइनस Q आया उसकी वजह से राइट टू लेफ्ट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब जो चार्ज जो जा रहा है वो एक तो यहाँ इस सरफेस पे है और एक इस सरफेस पे है। अब मैं अगर इस बात को करता हूं तो मैंने कहा भाई यहाँ इस कोई पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यानी EP = 0। कॉन्सेप्ट इसका यही होता है, आपको ऐसे ही करना होता है। अब P पॉइंट पर लेफ्ट से राइट तक कितने इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहे हैं, तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है आपका खुद का E जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है लेफ्ट से राइट तक, वो है आपका Q/2 ठीक है। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है आपका, वो है इस पार्ट की वजह से, और वो हो गया आपका Q माइनस का Q/2 यानी अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं स्मॉल q के लिए तो E × 2/A यहाँ मैंने प्लस का Q और अपॉन ऑफ ये मैंने कर दिया 2/A एलसीएम ले लिया यहाँ = Q माइनस का Q/2/A यानी ये से ये कैंसिल, यानी आपका हो गया E 2/A प्लस का Q = Q माइनस का Q, यानी 2/EA ये हो जाएगा आपका Q माइनस का 2/Q, यानी आपका 2/Q हो जाएगा आपका Q माइनस का 2/EA यानी Q हो जाएगा आपका Q/2 माइनस का आपका 2/EA/2 ये 2 से 2 कैंसिल, यानी आपका Q जो होगा चार्ज वो हो गया Q/2 माइनस का E/A/0। बात को समझना, मैं 2 मिनट बाद में बात करूंगा इधर की तरफ। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता या आइसोलेटेड होती तो सरफेस ए पे, मतलब इस तरफ वाली सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता आपका जो चार्ज होता वो होता Q/2 और यहाँ चार्ज होता Q/2। बट इस बार ये शीट अब आइसोलेटेड नहीं है, ये किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है। अब किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैंने इसको रख दिया है, सरफेस ए पे चार्ज हो गया आपका Q/2 माइनस का EA/0। अब अगर आपको ये देखना है कि इस तरफ कितना चार्ज है तो बी सरफेस पे कितना चार्ज है, वो तो है आपका Q माइनस का Q और स्मॉल q की वैल्यू ये रही। तो अगर आप वहां देखोगे तो Q माइनस का Q मतलब माइनस का Q/2 प्लस का आपका EA/0, यानी आपका हो जाएगा ये Q/2 प्लस का EA/0। मतलब सरफेस बी पे जो चार्ज है वो है Q/2 प्लस का EA/0 और इस वाली सरफेस जो चार्ज है माइनस का EA/0, ये चार्ज ये होगा। यानी यहाँ हम ये समझाना चाह रहे हैं आपको कि अगर कोई आइसोलेटेड होती और मैं उसको चार्ज Q देता, तो चार्ज Q देता हूँ तो वहाँ उस वक्त क्या होता है, उस वक्त आपका जो चार्ज होता है वो दोनों तरफ बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। बट अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में या कहीं ऐसी जगह पर रख दिया गया है जहाँ पर आपकी शीट आइसोलेटेड नहीं है तो वहाँ आपको अपना आंसर सोच समझ के देना होगा। अब एक और बात, अगर मैं कहता हूं कि अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ जो आपका जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स फाई = होता है आपका EA, ये आप कहते हो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, ठीक है। ये रिजल्ट कैसे आ रहा है वो अगर आप देखना चाहें तो ये आप कहते हो कि साहब, आप कहते हो साहब किसी सरफेस से जो फ्लक्स निकलता है वो कहता हो आप लोगों कि वो फ्लक्स होता है E × A। अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ जो आप लोग फ्लक्स निकालते हो वो निकालते हो Q/F0। अगर मैं आपसे कह दूं कि दोनों ही फ्लक्स हैं तो आपको इक्वेशन 1 और 2 को जो आज तक बराबर करते आए हो वैसे ही करोगे तो आपका हो जाएगा Q/F0, यानी Q की वैल्यू जो आई वो हो जाएगी EA/0। कुछ समझ में आया? यानी किसी भी
सरफेस के अंदर जो चार्ज एनक्लोज होता है उसकी वैल्यू आप लोग डायरेक्ट कह सकते हो EA₀, ठीक है। अब मैंने क्या करा यहां पर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके अंदर जो चार्जेस का जो वेरिएशन आया, इस तरफ जो चार्ज हुआ वो Q/2 माइनस क्यों हुआ, अगर आप उसको देखोगे तो यहां फ्लक्स एंटर कर रहा है, ये वाला फ्लक्स एंटर करने वाला फ्लक्स नेगेटिव है, और वहां उस सरफेस से फ्लक्स बाहर निकलेगा, तो वहां चार्ज ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है क्योंकि यहां का फ्लक्स भी ज्यादा है और यहां का फ्लक्स कम है, इसलिए यहां का चार्ज कम होगा। मतलब अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो इस नॉन जो आपकी कंडक्टर शीट है, जैसे ये मान लो आपके पास में कंडक्टर शीट है, अब इस कंडक्टर शीट को अगर मैं एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूं, तो अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर इसके इस तरफ और इस तरफ चार्ज जो होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ये देखिए आप, ठीक है। अब एक और काम की बात, मजेदार बात है आपके पास, ये मेरे पास एक कंडक्टर शीट है, इसको मुझे चार्ज Q देना है, और सपोज यहां चार्ज Q1 आ गया और मान लो यहां चार्ज Q2 आ गया, कह रहा है वो यहां चार्ज Q1 है, यहां चार्ज Q2 है, और गिवन है कि साहब Q = Q1 + Q2 ही रहने वाला है, मतलब नेट चार्ज Q था। अब वॉट एवर भी इधर कितना गया उधर कितना गया है ना, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बट नेट चार्ज हमें पता है Q है। अब मैं आपको कहता हूं ये पॉइंट P है यहां पर आपके पास, इस पॉइंट P पर ड्यू टू दैट शीट, कंडक्टर शीट, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। तो भाई पहले से बात हो चुकी है हमारी कि कोई भी जो कंडक्टर शीट होती है, आपने ये मानना है कि वो दो नॉन कंडक्टर शीट का कॉम्बिनेशन है। अब इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा प्लस इसकी वजह से क्या होगा, तो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा EP। अब इस पे चार्ज कितना है Q1, तो इसका सिग्मा कितना हो जाएगा साहब, इसका हो जाएगा सिग्मा = हो जाएगा आपका Q1/A, और किसी भी नॉन कंडक्टर शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है σ/2/f0, ठीक है। तो मैं अगर एक काम करता हूं कि यहां पर इसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता हूं E1 प्लस दूसरी की वजह से बोलता हूं E2, दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी EP = आपका ये हो जाएगा σ1/2/f0 प्लस का σ2/2/f0। कोई बात निकालना चाह रहे हैं अपन लोग, EP = σ1 हो गया तो Q1/2/A/f0, ये σ1 की वैल्यू ये रही, प्लस का σ2 की वैल्यू होगी Q2/2/A/f0, ठीक है, यानी इसका σ2 ये रहा। अब अगर मैं टोटल बात करता हूं आपसे EP क्या होगा, तो EP = हो जाएगा आपका 2/A/f0, मैंने LCM ले लिया, ये हो जाएगा आपका Q1 प्लस का Q2। ये Q1 प्लस Q2 इनिशियली आपको देखा नेट चार्ज Q था शीट पर, ये हो गया आपका Q/2/A/f0। मतलब आप समझें EP = हो गया आपका Q/2/A/f0। कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, इससे एक रिजल्ट बनता है और बड़ा प्यारा सा रिजल्ट बनता है। इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि शीट के इधर चार्ज कितना गया है, इतना चार्ज इधर चार्ज कितना गया है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किसी कंडक्टर शीट की वजह से वो आपका होगा नेट चार्ज अपॉन σ/A/f0। वैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया E = σ/f0 ही है, बट इस जगह सिग्मा क्या होगा, सिग्मा आपका जो होगा वो चार्ज यहां पर भी जाएगा यहां पर भी जाएगा, इसलिए हमने यहाँ 2/A से डिवीजन किया है। मेरी बात को फिर समझें आप, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी कंडक्टर शीट को आप चार्ज दे रहे हो तो कंडक्टर शीट पे जो चार्ज देते हो वो चार्ज आपका यहां भी जा रहा है यहां भी जा रहा है, तो उसका सिग्मा हमेशा Q/2/A ही लेना है आपको उसका। यस बिल्कुल मानता हूं आपकी बात होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी कंडक्टर शीट की वजह से वो होता है σ/f0, बट व्हाट इज योर सिग्मा, सिग्मा = आप Q/A मत लिख देना, सिग्मा = Q/2A। भाई चार्ज दो तरफ गया हाँ, लेकिन अब एक शीट में ये लेके आया, यहाँ एक शीट कंडक्टर थी, इसको चार्ज मैंने Q1 दिया, चार्ज यहाँ और यहाँ गया है। समझो मेरी बात को, अपनी अक्ल लगा लेना। यहाँ एक इसको मैंने दिया चार्ज Q2 और वो मैंने माइनस दे रखा है, ठीक है। अब मैं दोनों शीट को पास पास में ले आता हूँ। यहाँ जो आप इसका सिग्मा निकालोगे वो कितना निकालोगे, Q1/2/A, ये हो जाएगा Q2/2/A। ये दोनों एक दूसरे से आप सफिशिएंटली दूर रख रहे हो, ठीक है, यानी एक दूसरे से आइसोलेटेड है बिल्कुल। लेकिन जब इनको आप पास में लाओगे तो इसको पास में लेके आने से इसका ये वाला सारा चार्ज अट्रैक्ट होकर इस तरफ आ जाएगा, इसका भी इधर की तरफ आ जाएगा। अब क्या होगा साहब, अब एक कंडक्टर शीट जो थी, जो पहले बनी हुई थी दो नॉन कंडक्टर शीट से, अब की बार क्या हो गया, एक कंडक्टर शीट जो है वो बनी हुई है किससे, एक ही नॉन कंडक्टर से, सारा चार्ज एक तरफ आ चुका है। हाँ, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, यानी अब ये बिहेव करेगा किसी तरफ नॉन कंडक्टर शीट की तरह। तो नॉन कंडक्टर शीट की तरह जब आप यहाँ निकालोगे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बैठोगे इस पॉइंट पे, तो कितना बोलोगे साहब, इसकी वजह से σ/2/f0, ठीक है।
प्लस का इसकी जगह पे कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एफ नॉट, यानी आपका हो जाएगा सिग्मा अपॉन एफ नॉट। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। लेकिन अब की बार अब सिग्मा क्या है, अक्कल लगा ले अपनी। आपने यहाँ चार्ज दिया था Q1, तो Q1 अपॉन ऑफ ये चार्ज क्या इस समय इस जगह तुझे जो दिख रहा है, दोनों को भाई पहले अलग अलग इंडिविजुअल थी, फिर दोनों को पास में लाके रख लिया तूने। जब दोनों को पास में लाके रख लिया तब चार्ज क्या समझ क्या चार्ज जो जा रहा है वो दोनों तरफ जा रहा था। तो पहले तो जा रहा था, जब पास में ले आए तब वो सारा चार्ज शिफ्ट होकर इधर आ गया। अब आपका इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है कितनी, अगर आप सोचोगे तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इस जगह जाएगी आपकी Q1 अपॉन ऑफ ए, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी जाएगी, ये हो गई आपकी सिग्मा, उसकी कितनी जाएगी आपकी Q2 अपॉन ऑफ ए इजकल टू ये सिग्मा। और अगर आपने चार्ज बिल्कुल वैसे तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 कहना चाहिए, बट अगर आपने चार्ज बिल्कुल बराबर दे रखा है तो बराबर दे रखा है तो ये आपका ये लो जी, और यहाँ पे आपको ने जो पहले सिग्मा 1 सिग्मा 2 लिख देते हैं, ठीक है। यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा इस जगह आपका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन ऑफ ट्वाइस ऑफ एफ नॉट और सिग्मा 1 प्लस का सिग्मा 2। अब व्हाट सिग्मा 1 आपको यहाँ पर कंडक्टर मान के मत रख देना, यहाँ पर आपका आएगा क्योंकि चार्ज ए की तरफ है तो यहाँ आएगा Q1 अपॉन ऑफ ए प्लस का Q2 अपॉन ऑफ ए। मेरी इन बातों का ध्यान रखना, ये बातें बहुत काम की हैं आपके लिए। और एक रिजल्ट जो ये निकला वो रिजल्ट ये निकला कि एक आइसोलेटेड शीट थी मेरे पास, ठीक है, उसके ऊपर ये रिजल्ट निकलता है और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सिग्मा अपन एफ नॉट हम लोग जानते हैं यही आया है, ठीक है। अब ये जो रिजल्ट आया है इसमें सिग्मा क्या है, सिग्मा इसमें है Q अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह की कन्फ्यूजन को लाने की ज़रूरत नहीं है, बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। यहाँ सिग्मा क्या होगा, यहाँ सिग्मा इस तरह की कंडीशन में सिग्मा यहाँ होगा Q अपॉन ऑफ आपका ट्वाइस ऑफ ए, ठीक है। और इस रिजल्ट को जब देखते हैं तो यहाँ रिजल्ट आया हमारा Q इजकल टू Q अपॉन ऑफ ट्वाइस ऑफ ए एफ नॉट। ये रिजल्ट ये कहता है कि इधर चार्ज कितना गया इससे कोई लेना देना नहीं है, इधर चार्ज कितना गया उतना उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके पास एक शीट दे रखी है तो आप नेट चार्ज करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे जैसे, ठीक है। और अगर आपको यहाँ एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, देखिए साहब आपको एक क्वेश्चन मैंने आपको सिखा चुका हूँ और वो क्वेश्चन ये था कि एक आइसोलेटेड शीट थी, उसके आसपास कोई और चार्ज कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तो उसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आता है कंडक्टर शीट की वजह से, टोटल चार्ज Q ऑन शीट अपॉन ऑफ ट्वाइस ऑफ ए एफ नॉट। लेकिन अगर ये जो शीट थी ये आइसोलेटेड है तो बात है, ठीक है। अगर यही शीट जो आइसोलेटेड ना होकर इसके आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया जाए तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएगा। भले ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बदल गया, जैसे मैंने आपको अर्लियर एक क्वेश्चन कराया था अभी 2 मिनट पहले कि साहब एक जो शीट है उसका एरिया ए है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है जो उसको पूरा शीट को कवर करता है अच्छे से। तो मैंने आपसे पूछा था कि भाई इसके लेफ्ट हैंड में या इसके राइट हैंड में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूट का क्वेश्चन नहीं है मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इन 4 शीट्स की वजह से ए बी सी डी 4 शीट्स है, इस पर नेट चार्ज मैंने क्यू दे रखा है, इस पर माइनस का 2 क्यू दे रखा है, इस पर प्लस का 3 क्यू दे रखा है, इस पर माइनस का 4 क्यू दे रखा है। तो ये जो मेरे पास कंडक्टर शीट है इनकी वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के वक्त पे मैंने क्या बात बताई थी आपको इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि आसपास और कोई शीट है या नहीं है। अगर फुली आइसोलेटेड होती तो दोनों तरफ चार्ज Q/2 होता। अगर फुली आइसोलेटेड नहीं है, उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि यहां पर भी है, इस शीट की वजह से अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो यहां पर भी होगा। तो मैं आपसे अब इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा हूं कि साहब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहां कितना होगा, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा अगले लेक्चर में। लेकिन फिलहाल मैं पूछ रहा हूं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो मुझे एक बात पता है कि किसी भी कंडक्टर को अगर आप चार्ज क्यू दे देते हो तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है चार्ज Q अपॉन ऑफ ट्वाइस ऑफ ए एफ नॉट, ठीक है। इन सबका एरिया सेम है। अब आप यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाके रखोगे, अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाके रखोगे तो ये इस पे आपका माइनस का आई कैप की तरफ इस पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी वजह से यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ये अट्रैक्ट करेगी, ये वाली शीट, ये वाली फिर से रिपेल करेगी, वो वाली उसको अट्रैक्ट करेगी। यानी हम लोग काम करते हैं यहाँ पर पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते हैं, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो आपका होगा EP, वो कितना होगा साहब, इस वाली शीट की वजह से क्या होगा, तो इस वाली शीट की वजह से होगा आपका Q अपॉन ऑफ ट्वाइस ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट। मैंने नेट चार्ज लिया आपका और डायरेक्शन बोलूंगा साहब माइनस का आई कैप, ठीक है, प्लस इस शीट की वजह से कितना होगा, यहां पर यहां चार्ज था ट्वाइस ऑफ Q अपॉन ऑफ ट्वाइस ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट। ये जो आपकी शीट थी ये नेगेटिवली चार्ज है, ये यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी, यानी इसकी डायरेक्शन होगी प्लस का आई कैप,
ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, फोर्स निकालते हैं तो चार्ज को कभी भी विथ साइन नहीं रखना है, मतलब चार्ज को साइन के साथ में नहीं रखा जाता है, केवल डायरेक्शन देखी जाती है। ये 3Q वाला चार्ज यहाँ रखे हुए यूनिट पर चार्ज को रिपेल करेगा, मतलब इस पर जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन माइनस का आई कैप होगी, यानी आपका हो जाएगा ये 3Q अपॉन ऑफ ट्वाइस ऑफ A एप्सिलॉन नॉट ऑफ माइनस का आई कैप प्लस, उसकी वजह से देखते हैं उसकी वजह से कितना है साहब, वहाँ अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो वो चार्ज वो वाली शीट है आपकी कौन सा वाली, नेगेटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज शीट है साहब, ये यहाँ आपकी पॉजिटिवली चार्ज शीट थी, ठीक है, और ये वाली अगर हम लोग मान लेते हैं नेगेटिवली, तो इनकी वजह से निकाल चुके हैं हम लोग, ठीक है, ये हमारे पास शीट है साहब। अब इसकी वजह से क्या होगा साहब, ये नेगेटिव चार्ज जो होगी, ये जो शीट होगी ये क्या करेगी, इस यूनिट पर चार्ज को अट्रैक्ट करेगी, और कौन सी डायरेक्शन में, प्लस का आई कैप में, यानी यहाँ जो फोर्स होगा वो आपका हो जाएगा 4Q अपॉन ऑफ ट्वाइस ऑफ A एप्सिलॉन नॉट ऑफ प्लस का आई कैप। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ आपको फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। अगर मैं आपसे पूछ लेता हूँ इस पॉइंट पे क्या होगा, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, ये इसको प्लस का आई कैप में, ये आपका यहाँ पर इसकी वजह से माइनस का आई कैप, यहाँ से माइनस का आई कैप, और ये आपका प्लस का आई कैप, यानी इस पॉइंट पे देखते हैं तो ये इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड गया वो गया आपका प्लस का आई कैप में, ठीक है साहब, ये प्लस का आई कैप कर देता हूँ, यानी अब मैं पॉइंट बीच में ले गया हूँ, उस पॉइंट पे बात करता हूँ। ये -2Q वाली जो थी, यहाँ से इस पे जो फोर्स लगा रहा है, ये इसको फोर्स से ये माइनस का आई कैप, यानी यहाँ ये माइनस का आई कैप हो जाएगा, यहाँ पॉइंट है मेरा इस जगह पर, ये इसको रिपेल करेगी, यानी ये आपका माइनस का 3 आई कैप माइनस में जा रहा है, और वो उसको फिर से अट्रैक्ट करेगी, यानी वो हो जाएगा प्लस का आई कैप, ठीक है साहब। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, यानी किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, इस पॉइंट को देखते हैं, यहाँ पर यहाँ अगर देखते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या होगा साहब, मैं इनके सबके प्लस आई कैप माइनस आई कैप हटा देता हूँ, फिर उसके बाद में लगा लेंगे जो होगा, ठीक है। यहाँ इस शीट की वजह से वो जाएगा, उसको रिपेल किया जाएगा, ये प्लस का आई कैप, ये वाली शीट उसको अट्रैक्ट करेगी माइनस का आई कैप, ये वाली उसको क्या करेगी साहब, ये वाली उसको रिपेल करेगी यानी प्लस का आई कैप, और वो उसको अट्रैक्ट करेगी यानी माइनस का आई कैप। इसको सॉल्व करना आपका आंसर हो जाएगा। मतलब पर हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने नहीं बैठे हैं, हम लोग यहाँ पर निकालने बैठे हैं कि इस पे चार्ज क्यू था, इस पे माइनस का 2Q था, तो आपने इसकी वजह से जब उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला उस पॉइंट पर, ये -2Q की वजह से जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला इस पॉइंट पर, तो आपने क्या रखा, ट्वाइस ऑफ Q अपॉन ऑफ ट्वाइस ऑफ A एप्सिलॉन नॉट। अब आगे आपने पॉइंट अगर यहाँ है इस जगह पे, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा यूँ, इसकी डायरेक्शन आ जाएगी माइनस का आई कैप। मतलब आप सिर्फ ये कर रहे हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं साहब, आप नेट चार्ज रख रहे हैं। हाँ, अगर इसी क्वेश्चन में मैं पूछ लेता हूँ कि दो अलग अलग क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते वक्त नेट चार्ज रखना है, लेकिन अगर दूसरा क्वेश्चन मैं आपको ये दे दूँ कि इस शीट को मैंने चार्ज क्यों दिया था, इस शीट को मैंने चार्ज क्यों दिया है, और इसके पास में एक और शीट को चार्ज मैं 2Q देता हूँ। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ जी यहाँ चार्ज कितना जाएगा, यहाँ कितना जाएगा, यहाँ कितना जाएगा, यहाँ कितना जाएगा। तो आपको एक अलग तरीके से इस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा, बातों को समझने की कोशिश करें, मैं दो चीज़ों को एक साथ जोड़ रहा हूँ, ठीक है। मैं पहले आपको समझा रहा हूं कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते वक्त नेट चार्ज का ध्यान रखना है, आपको किसी बात से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात अपन लोग क्या करना चाह रहे हैं कि जब मैं एक शीट को चार्ज देता हूं और वो आइसोलेटेड है, तो यहाँ चार्ज कितना जाएगा Q/2, यहाँ कितना जाएगा Q/2। अगर ये आइसोलेटेड होती है जिसको मैं 2Q चार्ज दे रहा हूँ, तो यहाँ चार्ज कितना जाता, Q जाता, यहाँ कितना जाता, Q जाता। लेकिन अब इनको अगर एक दूसरे के आसपास ला के रख दूँ तो अब ये आइसोलेटेड नहीं है, अब एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर ये एक दूसरे को इफेक्ट डालेंगी, और डालेंगी तो यहाँ चार्ज कितना जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, या यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, ये मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि यहाँ इन कंडीशन में क्या होता है। बट दो बात फिर से कि अगर मेरे पास में ये और ये तीन शीट देता हूँ, इसको चार्ज क्यों देता हूँ, इसको 5Q देता हूँ, इसको माइनस का 4Q देता हूँ, और आपसे पूछता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते वक्त आप नेट चार्ज रखेंगे। और एक अगला क्वेश्चन कौन सा हो गया कि दो शीट या तीन शीट एक दूसरे के आसपास रख देता हूं, और उसमें मैं आपसे पूछता हूं कि इस शीट के दोनों तरफ, इस शीट के दोनों तरफ, इस शीट के दोनों तरफ कितना कितना चार्ज होगा। ये अलग क्वेश्चन होता है। तो दो अलग अलग क्वेश्चन को हम लोग अलग अलग तरह से ही देखें। देखिए साहब, एक कंडक्टर है मेरे पास, और कंडक्टर पर भी बात कर रहे हैं हम लोग। कंडक्टर के ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, आप ध्यान दें इस चीज़ पर। और ये मेरा जो कंडक्टर है वो कुछ इस तरह का है, ये, और इस कंडक्टर में एक कैविटी बना रखी है मैंने, यहाँ ये कंडक्टर है। अब ये यहां तक की बात तो ठीक है। अब पता है मैंने क्या किया कि इस कैविटी के अंदर यहां एक चार्ज रख दिया +Q। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो कैविटी बनी थी, इसकी जो इनर सरफेस है, जो अंदर वाली सरफेस है, उस पर चार्ज कितना है, और बाहर वाली सरफेस पे अगर कुछ चार्ज होगा तो कितना होगा।
तो कितना होगा साहब, ये कंडक्टर है, ये इसकी कैविटी, बिल्कुल इसकी कैविटी मतलब छोटी सी चीज़ बनी हुई है, तो ये बिल्कुल इसके पास में रखी हुई है, तो यहाँ चार्ज इंड्यूस होगा इसकी वजह से माइनस क्यू, यानी अंदर वाली सरफेस पे, इनर सरफेस पे माइनस का क्यू चार्ज होगा। इसको मैं सरफेस S1 कह देता हूँ। सरफेस S2 पे चार्ज क्या होगा साहब, सरफेस S2 पे चार्ज होगा आपका, आपको पता है कि कंडक्टर के अंदर इंड्यूस चार्ज जो होता है वो, ये आपके पास एक कंडक्टर स्फीयर था, जब मैं आपको इंड्यूस चार्ज बता रहा था तब, ठीक है, ये कंडक्टर है B स्फीयर था, इसके पास में मैं स्फीयर A को लेके आया था जिस पे पॉजिटिव चार्ज था। फिर हमने क्या बात किया था, इसको जब मैं पास में लेके आया था, यहाँ वाली सरफेस नेगेटिव हो गई थी, इसको सरफेस S1 की तरफ समझा जाए और इसको सरफेस S2 की तरफ समझा जाए, यहाँ पर जो चार्ज आया था वो पॉजिटिव आया था। ठीक इसी तरह से बात कर रहा हूँ, ये चार्ज Q था जो कैविटी के यहाँ रखा हुआ है, इसकी वजह से यहाँ जो चार्ज इंड्यूस होगा ये वाला, ये माइनस क्यू क्यों है, माइनस क्यू कैसे, वो ऐसे, और बाहर वाली जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे थी वहाँ चार्ज प्लस क्यू इंड्यूस होगा, ये वाली बात। अगर ऑलरेडी इसी क्वेश्चन में मैं इसको चार्ज प्लस क्यू दे चुका होता, मतलब बाहर इसको चार्ज प्लस क्यू दे रखा है मैंने, अब इसके सेंटर पे चार्ज क्यों रख दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि साहब सरफेस S1 पे चार्ज कितना होगा और S2 पे कितना होगा। भाई सरफेस S1 पे चार्ज तो होगा माइनस ऑफ क्यू, बट सरफेस S2 पे चार्ज कितना हो गया है, सरफेस S2 पर एक तो इंड्यूस चार्ज तो प्लस क्यू हो ही गया आपका, और एक आपका ऑलरेडी जो कैपिटल क्यू आपने दे रखा है वो कैपिटल ऑफ क्यू, ये यानी ये चार्ज होगा। अगर कोई कहते कि साहब ये वाला जो चार्ज है, ये वाला चार्ज जो ऑलरेडी आपने दिया है माइनस ऑफ क्यू दे रखा है, तब यहाँ चार्ज कितना होगा, तो वहाँ चार्ज हो जाएगा Q माइनस ऑफ क्यू, ये। अब अगर मान लो मैं इसी में ही क्वेश्चन ये देता हूं आपको कि साहब ये मेरे पास में एक कैविटी है, इसको मैंने माइनस ऑफ क्यू चार्ज दे रखा है और इसके अंदर एक कैविटी बनी हुई है कंडक्टर के अंदर, और यहां मैंने चार्ज प्लस का क्यू कैपिटल क्यू दे रखा है, ये वाला। अब मैं आपसे पूछता हूं कि साहब सरफेस S1 पे चार्ज कितना है और सरफेस S2 पे चार्ज कितना है, तो सरफेस S1 S2 पे चार्ज कितना होगा, सरफेस S1 पे चार्ज हो गया आपका ठीक माइनस ऑफ क्यू, सरफेस S2 पर इसके इंडक्शन के कारण यहाँ प्लस आएगा और ऑलरेडी माइनस चार्ज यहाँ था पहले से, यानी टोटल चार्ज हो गया Q माइनस ऑफ Q इज इक्वल टू 0। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये कंडक्टर है, ये इसमें कैविटी है, और मैंने यहाँ चार्ज जो है वो स्मॉल ऑफ Q दे रखा है। मैंने आपसे पूछा पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस कंडीशन में। तो देखिए साहब A पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसको O कह देते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा EA इज इक्वल टू, वो होगा आपका KQ अपॉन ऑफ OA का होल स्क्वायर OA कैप, यानी EA इज इक्वल टू हो गया आपका KQ अपॉन ऑफ OA का क्यूब ऑफ वेक्टर OA, यानी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मैं चार्ज नहीं पूछ रहा हूं आपसे, अब मैं पूछ रहा हूं पॉइंट B पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो पॉइंट B पर इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे वो कैविटी वाली हो चाहे ना हो, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। हाँ, लेकिन इस चार्ज, क्योंकि यहां चार्ज है इसलिए यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मैंने पूछा सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो सी पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस क्यू की वजह से यहां माइनस क्यू आ गया था, और इस माइनस की वजह से यहां प्लस क्यू इंड्यूस हुआ है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस बाहर वाले चार्ज की वजह से होगा। बट अगर मैं मान लो एक ये यहां पर ये चार्ज हटा देता हूं और इसको मैंने चार्ज कैपिटल क्यू दे रखा है, ये मान लो, अब आपसे मैं पूछता हूं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो वो इस चार्ज की वजह से होगा। लेकिन मैं बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लूं तो वो आपका 0 होगा। मैं पूछ लूं कि ए पॉइंट पे कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो 0 होगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब एक और चीज कर रहे हैं हम लोग, कैविटी वाले क्वेश्चन ही हैं हमारे पास, बट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं कि चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। दो कंडीशन आपके सामने दी गई हैं, और ये एक कैविटी वाला क्वेश्चन है कंडक्टर में, बट इस बार कैविटी का जो शेप है वो स्फेरिकल है और आपका जो कंडक्टर है वो भी स्फेयर की शेप में है, और मैंने यहाँ चार्ज दिया, इसके सेंटर पर चार्ज क्यों रखा है। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि ये जो सरफेस S1 है इस पर जो चार्ज इंड्यूस होगा या जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो चार्ज कैसा होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा या नहीं होगा। तो इस कंडीशन में
यहाँ क्योंकि ये बिल्कुल इसे इक्वली डिस्टेंस पर जा रहा है सारा का सारा इस वाले चार्ज से, तो S1 सरफेस पे जो भी चार्ज होगा वो आपका बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और ऐसा का ऐसा ही S2 वाले पे भी होने वाला है। चार्ज कितना इंड्यूस होगा साहब? चार्ज यहाँ इंड्यूस होगा माइनस ऑफ क्यू, यहाँ प्लस ऑफ क्यू, बट यहाँ वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पर भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसी क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन था, बट मेरा जो चार्ज है इस बार वो चार्ज को मैंने वो कोसेंट्रिक पोजीशन में रखा है, मतलब वो दोनों के को सेंटर पर नहीं है चार्ज क्यू। तो अब क्या होगा साहब? यहाँ चार्ज इंड्यूस होगा, वो होगा तो माइनस क्यू, बट वो जो चार्ज इंड्यूस होगा वो चार्ज की जो वैल्यू होगी वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, लेकिन बाहर वाले पर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब आपको यहाँ इस पर क्योंकि वो इस माइनस क्यू से वो सिमेट्रिकल है, तो वहां चार्ज के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनिफॉर्मली। ये चीज क्लियर? इस कंडीशन में देखें साहब, आप बाहर आपका एक स्फीयर दिख रहा है आपको, और ये कैविटी जो है वो कुछ इरेगुलर शेप की है। अब ये जो सरफेस S1 है, यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो जो इंड्यूस होने वाला है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, बट इस चार्ज क्यू से ये डिस्टेंस इक्वल होने की वजह से यहाँ जो चार्ज प्लस क्यू इंड्यूस होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल यूनिफॉर्म होगा। ऐसी कंडीशन में सरफेस S1 पर चार्ज नॉन यूनिफॉर्म, बट S2 पर जो है वो यूनिफॉर्म। इसी तरह से अगर मान लो मेरे पास में ये एक, इस कंडीशन में देखिए साहब, डी कंडीशन में ये आपका एक स्फीयर है, उसके सेंटर पर रखा हुआ चार्ज क्यू, तो सरफेस S1 जो होगा वहाँ माइनस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट जो S2 सरफेस है उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। यहाँ चार्ज क्यू को सेंटर के बजाय अगर यहाँ रख दूँ तो सरफेस S1 पर भी नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, S2 पर भी नॉन यूनिफॉर्मली होगा। ठीक है, और एक लास्ट केस है इसका, इस तरह की कोई शेप बना रहा हूं और अगर इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर ले लूं और यहां चार्ज क्यू दे दूं, तो सरफेस S1 जो अंदर वाली सरफेस है उस पर जो चार्ज इंड्यूस होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, बल्कि वो उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे है बॉडी के भले ही, और S2 पे भी नॉन यूनिफॉर्म होगा। चार्ज से उसकी डिस्टेंस देख लिया करो, अगर चार्ज से डिस्टेंस इक्वल जा रही हो हर पॉइंट ये, तो अब तो यूनिफॉर्मली होता है, नहीं तो नहीं होता है। अगर ये चार्ज क्यू यहाँ नहीं होकर यहाँ होता तब भी दोनों ही सरफेस पे चार्ज जो होता वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता। ठीक है, चार्ज इंड्यूस कैसे हो रहा है वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ये एक इनर सिलेंडर है साहब, इस पर चार्ज क्यू है। ठीक है, इसको मैंने एक और सिलिंड्रिकल शेल से इसको सराउंडेड कर दिया, मतलब इसको इसके चारों से ढक दिया। इस पे चार्ज -2q था और मैंने इसको इस पे लाके फिट कर दिया। अब मैं आपसे चाहता हूँ कि ये जो सिलिंड्रिकल शेल है आप उसमें मुझे बताएं कि कितना चार्ज होगा। तो कैसे बताएंगे साहब? यहाँ चार्ज था आपका +q, इसकी इनर सरफेस पे चार्ज आएगा आपका, इस सिलिंड्रिकल शेल की इनर सरफेस पे चार्ज आएगा -q, इसकी वजह से बाहर वाली पे आएगा +q, लेकिन बाहर वाली पे ऑलरेडी आपने -2q दे रखा था, यानी जो सिलिंड्रिकल शेल था उसके इनर सरफेस पे चार्ज आया आपका -q और बाहर वाली सरफेस आया -2q ऑलरेडी था, +q तुम्हारी वजह से इंड्यूस हुआ -q, यानी -q। ये इंड्यूस चार्ज की कहानी होती है ना, ये क्लियर होनी। देखिए साहब, इस क्वेश्चन में क्या है, एक ये होलो स्फीयर है जिसकी इनर रेडियस r1 है और बाहर वाली रेडियस r2 है, और यहाँ इसके सेंटर O पर एक चार्ज Q रखा गया है, सेंटर O पर यहाँ पर, और आपसे वो चाहता है कि आप पोटेंशियल निकाल के दें A पॉइंट पर, B पॉइंट पर और C पॉइंट पर, और ये भी चाहता है कि आप A, B और C तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी निकाल के दें। अब आप क्या करेंगे? A पॉइंट पर मैं पहले पोटेंशियल निकाल देता हूँ आपका, पर A पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कंडक्टर दिया हुआ है, इनर रेडियस r1 r2 का आपका होलो स्फीयर दे रखा है, यानी कैविटी वाला क्वेश्चन हो गया। चार्ज यहाँ Q रखा गया है। अब चार्ज Q अगर यहाँ रखा गया है तो इसके इंडक्शन के कारण यहाँ चार्ज आएगा इसकी इनर सरफेस S1 पर -q, और बाहर वाली सरफेस पे चार्ज आएगा आपका +q। अब हम कुछ बातों को सोच लेते हैं और इस क्वेश्चन को निकालते हैं। अगर मेरे पास ये सॉलिड स्फीयर होता,
कंडक्टर या कंडक्टर शेल होता और इस पर चार्ज क्यू होता, तो इसकी सरफेस पर पोटेंशियल होता के क्यू अपॉन ऑफ आर इज इक्वल टू वी। जितना पोटेंशियल इसकी सरफेस पे होता उतना ही पोटेंशियल इसके इस पॉइंट पे भी होता और सेंटर पे भी होता, मतलब इनसाइड सब जगह पोटेंशियल ये होता। तो मैं आपको सबसे पहले ए पॉइंट पर पोटेंशियल बताता हूँ अब आपको। इसकी वजह से ये डिस्टेंस अपनी हो गई ओ ए, तो टोटल ए पॉइंट पर पोटेंशियल हो गया वी ए इज इक्वल टू इस पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू अपॉन ऑफ ओ ए, ये हुआ सब। लेकिन एक तरह से ये जो माइनस क्यू चार्ज है, ठीक, इसके ये अंदर है, तो यहां जो पोटेंशियल होगा वो होगा माइनस का के क्यू अपॉन ऑफ आपका इसकी रेडियस r1, और बाहर वाले की वजह से हो जाएगा आपका प्लस का के क्यू अपॉन ऑफ r2। ये आपको ए पॉइंट पर पता लग गया कि पोटेंशियल कितना होगा। मतलब यहाँ आपको कहीं ये नहीं कहेगा वो कि चार्ज इंड्यूस होगा या नहीं होगा, आपको अपने दिमाग से इस चार्ज को इंड्यूस करना पड़ेगा। अब आपसे मैं चाहता हूँ ए पॉइंट पे आप मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल के दो। भाई ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप निकालने जाओगे तो ए को आप पार करते हुए गाउसियन सरफेस की इमेजिन करोगे, और उस गाउसियन सरफेस पे केवल एक ही चार्ज आ रहा है और वो ये वाला चार्ज आ रहा है, यानी वो जो चार्ज जो इसके बाहर है उनकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता। मतलब ई ए जो होगा आपका वो ई ए होगा आपका के क्यू अपॉन ऑफ ओ ए क्यूब ऑफ वेक्टर ओ ए। ये मैंने कैसे लिखा आप लोगों को पहले भी काफ़ी बार पढ़ा। पर आपको निकालना है पोटेंशियल और बी पॉइंट पे निकालना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले तो अपन बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते हैं क्योंकि ये मुझे ज़्यादा ईजी लग रहा है। बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सब, ये बी पॉइंट यहाँ है, ये किसी कंडक्टर के अंदर है, यानी ई बी इज इक्वल टू आपका 0। अरे गधेड़े नहीं समझ में आया तो मुंह से बोलना। बी पॉइंट पर आपसे पूछता है साहब, वो सबसे पहले इजी चीज़ है अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। अपन बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा सब। 0 क्यों होगा, एक ही कॉन्सेप्ट है, किसी भी कंडक्टर के अंदर चाहे कैसी भी कंडीशन हो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगा। अब सवाल उठता है कि बी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, तो बी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। वी बी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन ऑफ, इसकी वजह से के क्यू अपॉन ऑफ ओ बी, इसकी वजह से के क्यू अपॉन ऑफ ओ बी। इस वाले स्फीयर के अंदर भी अगर आप लोग देखोगे तो डिस्टेंस इसकी भी यहाँ सेंटर से ली जाएगी, इसकी भी डिस्टेंस ये आएगी, यानी माइनस का के क्यू अपॉन ऑफ ओ बी, और बाहर वाले की वजह से के क्यू अपॉन ऑफ आपका R2, यानी वी बी जो आएगा वो आएगा आपका के क्यू अपॉन ऑफ R2। अगर वो कन्फ्यूज़न हो तो डिस्कस कर लो। देखें साहब, यहाँ जब हम अगर आप पोटेंशियल के ऊपर जाते हो तो ये सॉलिड कंडक्टर होता था, अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल होगा, यहाँ पर आपका प्लस क्यू चार्ज होता था। आपने इसका जो पोटेंशियल का जो ग्राफ खींचा था वो ग्राफ कुछ ऐसा खींचा था, यहाँ से ये सरफेस तक ये। अब आपके यहाँ पर और सेंटर पर सब जगह पर पोटेंशियल ये होता था, तो आप कभी मटेरियल का ध्यान नहीं रखते थे। तो यानी यहाँ आप जो पोटेंशियल निकाल रहे हो तो इस मटेरियल का किस ऑब्जेक्ट से बना हुआ है उसका ध्यान नहीं रखा जाएगा। पोटेंशियल सिंपल तरीके से निकलता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर जितना सरफेस का पोटेंशियल होता है उतना उतना पोटेंशियल उसके अंदर भी जाएगा। हाँ, इस वाले चार्ज की वजह से प्लस का के क्यू अपॉन ऑफ ओ बी, इसकी वजह से माइनस का के क्यू अपॉन ऑफ ओ बी, ये आपका दोनों कट जाएगा, यानी टोटल बचेगा आपका कितना, के क्यू अपॉन ऑफ आपका केवल R2। और अगर अब मैं आपको देता हूँ कौन सा वाला पॉइंट, सी पॉइंट। सी पॉइंट कहाँ गया सब, अपना यहाँ है इस जगह पर। अब यहाँ से ये डिस्टेंस आपकी OC हो गई, इसकी डिस्टेंस भी आपके साथ OC हो जाएगी, इस वाले को सारा चार्ज यहाँ सेंटर माना जाएगा, और इसकी वजह से आपका हो जाएगा के क्यू अपॉन ऑफ OC, यानी आपके पास टोटल आपका EC निकाल देते हैं पहले। तो EC इज इक्वल टू इस चार्ज की वजह से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं सी पॉइंट पर। इस चार्ज की वजह से यहाँ तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, बट इसकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इसको पार करके नहीं जा सकती, यानी इसकी वजह से यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा प्लस क्यू की वजह से। इस माइनस क्यू की वजह से भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता है, यानी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसकी वजह से होगा, ये आउटर सरफेस की वजह से। और आउटर सरफेस की वजह से जो होगा वो होगा के क्यू अपॉन ऑफ ओ सी का होल स्क्वायर ऑफ ओ सी कैप, यानी ई सी इज इक्वल टू हो गया आपका के क्यू अपॉन ऑफ ओ सी का क्यूब ऑफ ओ सी। अब आपसे मैं पूछता हूँ सी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। सी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालते हैं साहब, इसकी वजह से कितना होगा, प्लस का के क्यू अपॉन ओ सी माइनस का के क्यू अपॉन ओ सी। तो इनकी वजह से पोटेंशियल वहाँ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई इनकी जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है
वो वहाँ पहुँच ही नहीं पा रही है, तो उसके केस में हमें कोई काम हमें नहीं करना पड़ेगा। तो आप अगर देखें बी पॉइंट पे देखा था आपने, तो बी पॉइंट पे वो जो पोटेंशियल बचा था वो केवल कौन सा बचा था, वो बचा था KQ/R2। मतलब इसकी वजह से जितना पोटेंशियल हुआ उतनी वजह से इसका कैंसिल हो गया, क्योंकि ना तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज इसकी पहुंच पाएगी, ना ही -Q वाली पहुंच पाएगी। तो जब इनका इलेक्ट्रिकली नहीं पहुंचेगा तो उसकी वजह से पोटेंशियल कैसे पहुंचेगा। तो इसी पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें सी पॉइंट पर अगर आप बात करोगे तो देखो VC क्या होगा, VC होगा KQ/OC। ये इस पॉजिटिव की वजह से जो सेंटर पर रखा हुआ था उसकी वजह से, इसकी वजह से माइनस का KQ/OC, ये एक दूसरे को कैंसिल कर गए। अब केवल इस बाहर वाले की वजह से इस पॉइंट पर होगा प्लस का KQ/OC, यानी आपका VC जो हो गया वो हो गया केवल KQ/OC। इंड्यूस चार्ज का पूरा इफेक्ट है, पूरा कॉन्सेप्ट है कि बी पॉइंट पर पोटेंशियल, इन दोनों का जो पोटेंशियल था वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गए। क्यों कर गए साहब, अगर लॉजिकली देखोगे तो आपके पास आएगा प्लस, अब इसका होगा KQ/OC, उसका होगा माइनस का KQ/OC। अब आपका यहाँ पर एक दूसरे कैंसिल क्यों कर गए साहब, क्योंकि यहाँ पर आप अगर देखोगे तो इन दोनों चार्जेस की वजह से, इस माइनस की वजह से और इस प्लस की वजह से, यहाँ कोई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज यहाँ तक तो आ जाएगी, इसके आगे नहीं जा सकता। हाँ साहब, दो स्फीयर हैं आपके पास, कंडक्टर स्फीयर हैं, और दोनों की रेडियस R1 R2 दिख रही है आपको, और दोनों पर चार्ज जो दिया गया है वो एक पर Q1 और एक पर Q2 है। शेयरिंग ऑफ चार्ज समझा रहा हूँ मैं आपको, और इसको हमने अब एक वायर से कनेक्ट कर दिया, कंडक्टर वायर से। अब आपको भी पता है कि जैसे आप लोग पहले बात कर चुके थे शुरुआत में, जब शेयरिंग ऑफ चार्ज समझा रहा था मैं आपको, कि चार्जेस का फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक होगा, और तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, यानी पोटेंशियल सेम होने तक चार्ज का फ्लो होगा। ठीक है, जैसे हवा बहती है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर तक, कब तक बहती रहेगी, जब तक कि दोनों का प्रेशर सेम ना हो जाए। हीट फ्लो होती है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, कब तक, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। ठीक इसी तरह से इसका पोटेंशियल मान लो पहले कनेक्ट करने से पहले आपका V1 था और KQ1/R1 है, दूसरे का V2 = KQ2/R2 है, ये आपका पोटेंशियल है। अब पोटेंशियल दोनों का इक्वल नहीं है। अब जब आप इनको कनेक्ट करेंगे तो चार्ज का यहाँ से यहाँ तक फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेट चार्ज आपके पास में Q है, और वो Q जो हो गया वो आपका Q1 प्लस का Q2 है। ठीक है, अब मान लो कि जब मैं इनको शेयर करता हूं और इनको कनेक्ट करता हूं तो चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है, और इससे यहां से यहां तक चार्ज फ्लो होता है। और मान लो कि इस पे चार्ज हो गया मेरे पास अब Q1 और इस पे चार्ज बच गया आपका Q2। तो जब चार्ज का फ्लो रुक चुका है उस वक्त इसका पोटेंशियल मान लिया जाए कितना हो जाएगा V1, और V1 कितना हो जाएगा KQ1/R1, और इसका कितना हो जाएगा V2 ये हो जाएगा KQ2/R2। ठीक है, अब आपको चार्ज का फ्लो रुक चुका है, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे क्या चीज कि V1 आपका V2 हो चुका है। इसका मतलब आपका हो जाएगा KQ1/R1 KQ2/R2, यानी आपका Q1/R1 आपका हो जाएगा Q2/R2। मतलब यहाँ से एक चीज़ बिल्कुल सामने निकल रही है कि इस पर चार्ज और उसकी रेडियस का रेशो उस पर चार्ज और उसके रेडियस के रेशो के बराबर होगा, यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूट जो चार्ज होगा वो Q1/Q2 जो होगा वो हो जाएगा आपका R1/R2। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि जो चार्ज जब रीडिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों स्फीयर्स पर तो वो किस रेशो में बचेगा, तो उनकी रेडियस के रेशो में बचेगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए इस क्वेश्चन में कि आपका Q1 कितना होगा, तो Q1 कितना होगा, या आपसे पूछ लिया जाए कि Q2 कितना होगा, तो आपका Q1 होगा दोस्त, Q1 होगा आपका, इसका रेशो था R1/R1 प्लस का R2। ठीक है, और यहाँ पर आपका नेट चार्ज था Q1 प्लस का Q2, अर्लियर भी बात कर चुके हैं अपन लोग। इसी तरह से Q2 कितना होगा, Q2 का रेशो कितना है भैया R2 अपॉन सम ऑफ द रेशो क्या है R1 प्लस का R2, और नेट चार्ज कितना था, नेट चार्ज था आपका Q1 प्लस का Q2 दोनों स्फीयर पर। इस फॉर्मूले से आप रीडिस्ट्रीब्यूट चार्जेज निकाल सकते हैं, और रीडिस्ट्रीब्यूट चार्जेज निकालने के बाद में अगर आप उनका रेशो देखोगे तो रेशो जो होगा वो उनकी रेडियस के रेशो में आ रहा है। ठीक इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर एक काम और करना चाहूँ इसी क्वेश्चन में कि यार जब अपन ने यहाँ पर ये किया है तो सरफेस जब चार्ज सरफेस में जो चार्ज था वो रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मतलब वो चेंज हुआ है, तो डेफिनेटली इन दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बदलनी चाहिए। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी साहब, मान लो इसकी पहले सिग्मा थी या जो भी थी, बट आज सिग्मा 1 हो गई है, तो इसका मतलब आपका हो गया Q1/Q2 आपका है R1/R2। अब आपका Q1 को लिख सकते हो आप लोग सिग्मा 1 × 4 पाई ऑफ R1², और इसी तरह से दूसरे को लिख सकते हो सिग्मा 2 ×
4 पाई ऑफ R2 स्क्वायर इजिकल टू ये हो गया आपका R1 अपॉन ऑफ R2। अब देखें साहब, ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, एक R1 से एक R1 कैंसिल हो जाएगा, एक R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका सिग्मा 1 अपॉन ऑफ सिग्मा 2 इजिकल टू हो जाएगा आपका R2 अपॉन ऑफ R1। मतलब आप साफ साफ कह सकते हो कि रीडिस्ट्रीब्यूट चार्ज जो जाता है उनके अंदर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है उनका रेशियो होता है R2 अपॉन ऑफ R1। मतलब आप यहाँ से ये देख सकते हो सिग्मा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, जबकि Q जो था रीडिस्ट्रीब्यूट चार्ज जो था वो प्रोपोर्शनल था R के। मतलब दो बातें अलग अलग आ रही हैं आपकी, साफ साफ आ रही है कि जो रीडिस्ट्रीब्यूट चार्ज होगा उसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, यानी चार्ज जब रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में उनकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी बनती है वो उनकी रेडियस के इन्वर्सली रेशियोज में होगी, और जबकि आपके चार्ज जो रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे दोनों स्फीयर्स पर वो उनके रेडियस के रेशियो में होंगे। देखिए साहब, एक बात थी अपने पास में, मैंने आपसे कहा था कि आप जब दो अलग अलग कंडक्टर लेते हैं और एक को दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो चार्ज का फ्लो एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। बट मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था वहीं पर ही कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी एक कंडक्टर का पूरा चार्ज क्या हम दूसरे कंडक्टर पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्या? तो आपने उस वक्त कहा था यस पॉसिबल है। और कैसे पॉसिबल है कि एक कंडक्टर के अंदर दूसरा कंडक्टर रख दें और फिर उनको आप एक वायर से कनेक्ट कर दें। तो यहाँ आप इस समय देखेंगे अंदर वाले कंडक्टर का सारा चार्ज जो है वो बाहर वाले कंडक्टर पर शिफ्ट हो जाएगा। अब क्यों हो जाता है शिफ्ट वो देखिएगा। देखिए साहब, मैं कहता हूँ कि आपके पास में दो कोसेंट्रिक स्फीयर्स है, इस पे रेडियस इसकी R1 मान लें, इसकी रेडियस आप R2 मान लें, ठीक है। और इस पे चार्ज मैंने Q1 दे रखा है, इस पे चार्ज मैंने आपको Q2 दे रखा है, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज़ कहता हूँ कि आपको ये बात मुझे शो करनी है कि साहब ये जो Q1 जो चार्ज था, इस पे जो चार्ज था वो जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो अंदर वाले स्फीयर का सारा चार्ज, यानी ये जो चार्ज है ये सारा का सारा चार्ज जो होगा वो बाहर वाले स्फीयर पर अपीयर हो जाएगा। ये बात मुझे प्रूफ करनी है या ये बात मुझे शो करनी है। अब मैं कैसे शो करूँगा इसको, वो देखें साहब, मैंने जब इनको कनेक्ट किया यहाँ पर तो चार्ज कहाँ से कहाँ तक फ्लो होगा, पहले मैं ये प्रूफ कर दूँ कि चार्ज अंदर वाले स्फीयर से बाहर वाले स्फीयर पे ही क्यों जाएगा। तो हम पहले देख लें अंदर वाले स्फीयर पर पोटेंशियल कितना है। अंदर वाले स्फीयर पर पोटेंशियल है KQ1 अपॉन ऑफ R1 प्लस का KQ2 अपॉन ऑफ R2। ये आपके पास में अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल है। बाहर वाले स्फीयर का पोटेंशियल कितना है, V2 है। और V2 कितना है साहब, वो है KQ1 अपॉन ऑफ R2, इसकी वजह से वो R2 डिस्टेंस पर है, ठीक है। और प्लस का KQ2 अपॉन ऑफ आपका R2। अब आप एक चीज़ देखें कि बाहर वाले स्फीयर पर अगर आप पोटेंशियल देखते हैं तो वो आपका ये है, अंदर वाले स्फीयर पर ये है। अब अगर आप इसको कंपेरिजन करेंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि V1 जो है वो बड़ा है V2 से, यानी V1 जो है वो बड़ा जा रहा है V2 से, ठीक है। अगर आप इसको कनेक्ट करेंगे तो अंदर वाले गोले का पोटेंशियल बाहर वाले गोले के पोटेंशियल से ज़्यादा है। यहाँ कंपैरिजन हो रहा है साहब, यहाँ देखें आप, यहाँ बाकी ये तो सेम है। अच्छा एक और चीज़ देखो आप, अगर मैं इनका पोटेंशियल डिफरेंस निकालूँ तो आपको एक मस्त चीज़ पता लगी। पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाए तो V1 माइनस का V2, तो V1 माइनस का V2 जब आप करोगे तो KQ2 अपॉन R2 से KQ2 अपॉन R2 कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका V1 माइनस का V2 जो होता है वो आ रहा है आपका KQ1 अपॉन ऑफ R1 माइनस का KQ2 अपॉन ऑफ R2। मतलब आपका V1 माइनस का V2 बड़ा मस्त आ रहा है, KQ1 बाहर ले लिया, 1 अपॉन ऑफ R1 माइनस का 1 अपॉन ऑफ R2। मतलब अगर मैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लूँ तो पहले स्फीयर का पोटेंशियल V1 था और बाहर वाले स्फीयर पर पोटेंशियल V2 था। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालता हूँ तो बड़ी प्यारी चीज़ सामने आएगी, V1 माइनस का V2 इक्वल टू KQ1 अपॉन ऑफ R1 माइनस का KQ1 अपॉन ऑफ R2, ये चीज़ बचेगी, और KQ1 अपॉन ऑफ R1 माइनस का 1 अपॉन R2, यानी मेरे पास ये रिजल्ट आ रहा है। इस रिजल्ट को अगर मैं एनालिसिस करता हूँ तो R1 R2 पर तो डिपेंड कर ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि बाहर वाले स्फीयर पर कितना चार्ज था उससे कोई लेना देना नहीं है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस को इस बात से कोई लेना देना नहीं कि बाहर वाले स्फीयर में कितना चार्ज है, मतलब वो फाइनल आंसर में वो नहीं आएगा। ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। बट फिलहाल हम लोग जो काम करने वाले थे वो काम ये करने वाले थे, मुझे प्रूफ करना है Q1 पूरा यहाँ पहुँच जाएगा, यानी बाहर वाले स्फीयर पे जो चार्ज आएगा वो Q2 प्लस का Q1 हो जाएगा और अंदर वाले पे Q1 रिजल्ट 0 हो जाएगा। ये बात मुझे प्रूफ करनी है। अब ये बात सोच लें साहब कैसे प्रूफ करेंगे। सपोज करोगे इससे चार्ज Q यहाँ फ्लो, भाई इतना तो मानते हो नहीं, इससे कुछ ना कुछ चार्ज इसमें जाएगा। अब इसमें से जो इसमें चार्ज गया वो चार्ज गया साहब आपका, मान लो इसमें से कुछ चार्ज निकल गया, ये लो साहब ये थोड़ा सा चार्ज इसमें से निकाल देते हैं, ये इतना चार्ज मैंने इसमें निकाल दिया और Q चार्ज इस वायर से होता हुआ यहाँ आ गया, मतलब यहाँ थोड़ा चार्ज बढ़ गया, ये मान लेते हैं साहब। अब क्योंकि इसमें से कुछ चार्ज निकला है तो इस पे चार्ज बच गया Q1 माइनस का Q और इस पे पहुंच गया है Q2 प्लस का Q। मतलब अब अंदर वाले स्फीयर पर पोटेंशियल कितना है वो देखते हैं। अंदर वाले स्फीयर पर जो पोटेंशियल है वो आपका V1 है
और इस कंडीशन में कुछ चार्ज यहां से निकल गया था, अंदर वाले स्फीयर में पोटेंशियल हो गया k q1 माइनस का q अपॉन ऑफ r1 प्लस का k q2 प्लस का q अपॉन ऑफ r2। ये कैसा है, क्लियर है? ये जो अंदर वाला स्फीयर है, ठीक है, उस पे पहला खुद की वजह से पोटेंशियल ये होगा, और वो क्योंकि बाहर वाले स्फीयर के अंदर है इसलिए उसकी वजह से पोटेंशियल जितना उसकी सरफेस पे होता उतना होगा। ये हो गया साहब। अब बाहर वाले पे पोटेंशियल कितना है साहब, v2 है। v2 रिजल्ट कितना हो गया साहब, k अंदर वाले स्फीयर की वजह से इस पे चार्ज बच गया है q1 माइनस का q अपॉन ऑफ डिस्टेंस r2 प्लस का k q2 प्लस का q अपॉन ऑफ r2। अकॉर्डिंग टू कंडीशन चार्ज जब तक फ्लो होता जाएगा जब तक ये दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इसका मतलब ये वाला पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के बराबर हो चुका है, मतलब मैं इन दोनों को यहीं बराबर कर देता हूँ, ये दोनों पोटेंशियल बराबर कर देता हूँ साहब। ये लो जी, ये बराबर कर दिया मैंने। इनके बराबर करते ही आपको ये चीज़ दिख रही होगी, ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। यानी मेरे पास चीज़ आ गई k q1 माइनस का q अपॉन ऑफ r1 इज इक्वल टू k q1 माइनस का q अपॉन ऑफ ये r2। अब हम लोग यहाँ इस बात पे पहुँच गए। अब अगर आप मुझे जब तक r1 r2 की वैल्यू नहीं दोगे मैं इस चीज़ को नहीं कर पाऊंगा। तो सपोज करो r1 की वैल्यू मैंने दे रखी r है और r2 की वैल्यू दे दी मैंने आपको 2r, मान लो ये दे दी मैंने आपको। r1 की वैल्यू r और r2 की वैल्यू अपना 2r दे रखी है, तो k से ये k कैंसिल हो जाएगा, ये r से आपका ये r कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा q1 माइनस का q इज इक्वल टू q1 माइनस का q अपॉन 2। यानी ये यहाँ गया तो ट्वाइस ऑफ q1 माइनस का ट्वाइस ऑफ q इज इक्वल टू q1 माइनस का q। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ से मैं इसको इधर ले जाता हूँ, उसको उधर ले जाता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ q1, ठीक है। इसको इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा माइनस का q, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस का q1, ये से कैंसिल, यानी q इज इक्वल टू q1। मतलब ये q कौन सा चार्ज था जो यहाँ से वहाँ पर शिफ्ट हुआ, यानी ये जो चार्ज है आपका q, ये कौन सा वाला चार्ज है, ये वो वाला चार्ज है जो यहाँ से वहाँ शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ से ये q जो शिफ्ट हुआ है वो कितना शिफ्ट हुआ है साहब, q1 माइनस का स्मॉल q की वैल्यू आ गई ये आपका q1, यानी यहाँ पर अब चार्ज बचेगा 0। बाहर वाले पे चार्ज कितना आ जाएगा, q2 प्लस का q, इस प्लस q की वैल्यू निकल गई अपने पास में, यानी सारा का सारा चार्ज बाहर वाली सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों आएगा उसका भी एक कॉन्सेप्ट है, वो देखें आप कैसे हुआ। ये आपने ही बोला है चार्जेस हमेशा फ्लो होता है हायर पोटेंशियल से हमेशा लोअर पोटेंशियल की तरफ। यहां सपोज करो कि एक r1 r2 रेडियस के दो स्फीयर थे और इस पर चार्ज आपका q2 था, देखें साहब। और अब इस कंडीशन में जब मैंने इसको कनेक्ट नहीं कर रखा है तब मैं एक बार अंदर वाले स्फीयर पर पोटेंशियल देखता हूं, और वो होता है मेरा k q1 अपॉन ऑफ r1 प्लस का k q2 अपॉन ऑफ r2। बाहर वाले स्फीयर पर पोटेंशियल k q1 अपॉन ऑफ r2 प्लस का k q2 अपॉन ऑफ r2, ये आपका पोटेंशियल है बाहर वाले स्फीयर पर, ठीक है। अब आप बताएं साहब पोटेंशियल किससे ज़्यादा है, v1, आपको साफ साफ दिख रहा है v1 बड़ा है v2 से। अब अगर सपोज करो मैं इनको कनेक्ट करता हूँ, ये लो मैंने कनेक्ट किया, और मान लो यहाँ से कुछ चार्ज वहाँ गया है और यहाँ से कुछ चार्ज वहाँ गया है, तो इस पर चार्ज बच गया q1 माइनस का q, यानी अब अंदर वाले स्फीयर पर कितना पोटेंशियल, और वहाँ चार्ज हो गया है आपका q2 प्लस का q, कुछ चार्ज यहाँ से वहाँ फ्लो हो गया है ड्यू टू v1 बड़ा था v2 से। तो अगर अब मैं देखता हूँ कि आपका पोटेंशियल v1 डैश कितना है, इस कंडीशन को चार्ज जा चुका है तो आपका आएगा k q1 माइनस का q ऑफ आपका r1 प्लस का k q2 प्लस का q अपॉन ऑफ r2, v2 डैश k q1 माइनस का q अपॉन ऑफ r2 प्लस का k q2 प्लस का q अपॉन ऑफ r2। अगर आप इस चीज़ को बहुत ढंग से देख रहे हो तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी यहाँ पर, और क्या चीज़ समझ में आ जाएगी कि अभी भी जब कुछ चार्ज जा चुका है तब भी v1 ही बड़ा है v2 से। अब समझो मेरी बस बात को, थोड़ा और चार्ज गया तब भी जितना बाहर वाले के ऊपर पोटेंशियल बढ़ा उसका उतना का उतना इफेक्ट तो अंदर वाले पे आएगा। तो इसका मतलब हरदम बाहर वाले स्फीयर का पोटेंशियल कम रहने वाला है छोटे वाले से, बराबर कब होगा जबकि अंदर वाले स्फीयर का सारा चार्ज बाहर वाले स्फीयर पे चल जाए। ये बिल्कुल वैसे के वैसे ही बात है, जैसे मान लो तुम्हारे पास में 200 रुपये हैं और तुम्हारे फ्रेंड के पास में तुमसे 100 रुपये ज़्यादा है, मान लो 300 रुपये हैं।
अब मैं तुम्हें कहता हूं कि मैं दोनों को 500 रुपए दूंगा, तब अंतर क्या होगा? तुम दोनों को 1000 रुपए देता हूं, तब भी अंतर क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं तुम दोनों को सेम दे रहा हूं। तो जब आप अंदर से बाहर जब चार्ज को फ्लो करवाते हो तो ये मानते हैं कि बाहर वाले स्फीयर का पोटेंशियल बढ़ रहा है, पर जितना पोटेंशियल बाहर वाले का बढ़ा है उतने ही अमाउंट वो अंदर वाले का भी बढ़ गया। तो उनका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमेशा वो बना रहेगा, और वो डिफरेंस हमेशा बना रहेगा अंदर वाले स्फीयर के चार्ज पर डिपेंड करेगा। मतलब कितना होगा वो डिफरेंस हमेशा? के अंदर वाले स्फीयर का चार्ज ब्रैकेट के अंदर 1/r1 माइनस का 1/r2, यानी आपका पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा डिपेंड करता है इस बात पर कि अंदर वाले स्फीयर पर चार्ज कितना है। लेकिन अगर मान लो अंदर वाले स्फीयर पर चार्ज 0 हो गया, मतलब अंदर वाले स्फीयर का चार्ज 0 हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। इसका मतलब अब क्या हुआ है? अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल और बाहर वाले स्फीयर का पोटेंशियल बराबर हुआ है। मतलब मैं आपको कहता हूं कि आप में और आपके दोस्त में 100 रुपए का अंतर है। आपके पास 200 रुपए, आपके दोस्त के पास 300 रुपए। अब मैं 1000 रुपए देता हूं दोनों को, 1000 उसको देता हूं, 1000 उसको भी देता हूं, तो अब आपके पीछे डिफरेंस क्या रहेगा? वही 100 रुपए का रहेगा हमेशा। ठीक इसी तरह से अंदर वाले स्फीयर का चाहे कितना ही चार्ज बाहर वाले स्फीयर में क्यों ना चला जाए, बाहर वाले स्फीयर और अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। पोटेंशियल तब बराबर होगा जबकि अंदर वाले स्फीयर का सारा चार्ज बाहर वाले स्फीयर पे ट्रांसफर होता हो। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। जब आप एक स्फीयर के अंदर है ना दूसरे स्फीयर रखोगे और अंदर वाले स्फीयर को बाहर वाले स्फीयर से कनेक्ट कर देते हो, तब क्या होता है कि अंदर वाले स्फीयर पर पोटेंशियल बाहर वाले स्फीयर से ज़्यादा होता है। तो अंदर वाले से चार्ज बाहर वाले स्फीयर में जब जाएगा तो बाहर वाले स्फीयर का पोटेंशियल बढ़ेगा। बट खास बात है कि जितना पोटेंशियल बाहर वाले का बड़ा है वो ना केवल बाहर बढ़ता है, खुद पे बढ़ता है, बट उसका सेम इफेक्ट अंदर भी बढ़ता है। तो जितना इंक्रीज यहाँ हुआ उतना इंक्रीज यहाँ हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो हो गया वो आपके पास में वो मेंटेन रहेगा। यानी अभी भी अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल बाहर वाले स्फीयर से ज़्यादा रहेगा और फिर से चार्ज फ्लो होता रहेगा। ये वाली बात आपको क्लियर कर समझ में आ जानी चाहिए। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, ये एक स्फीयर है और इस पर चार्ज Q1 है, रेडियस इसकी R1 मान ली जाए, और ये एक और स्फीयर है, इस पे चार्ज Q2 है, और मैं इसको कनेक्ट कर दूं एक वायर से, तो क्या होगा साहब? ये होगा कि अंदर वाले सारे स्फीयर का चार्ज यहां से डिसअपियर होके, यहां से गायब होके, वो सारा चार्ज बाहर वाले स्फीयर पर अपीयर हो जाएगा, यहां आ जाएगा साहब। तो नेट चार्ज बाहर वाले स्फीयर पर आ गया है Q1 प्लस का Q2। अब देखते हैं बाहर वाले स्फीयर पर पोटेंशियल कितना है। अंदर तो चार्ज है ही नहीं, तो इसकी वजह से तो यहाँ पोटेंशियल हो नहीं सकता। तो यहाँ बाहर वाले पे स्फीयर पर पोटेंशियल कितना है? V2, वो है आपका Q1 प्लस का Q2 अपॉन ऑफ R2। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अंदर वाले स्फीयर पर इस कंडीशन में कितना पोटेंशियल है? तो जितना बाहर होता है उतना का उतना ही पोटेंशियल अंदर भी होगा। तो अंदर वाले स्फीयर पर जो पोटेंशियल है वो V1 इक्वल टू आपका V2 होगा, यानी वो होगा आपका Q1 प्लस का Q2 अपॉन ऑफ R2। ये आपका पोटेंशियल होगा साहब। ठीक है, अब एक बात मैं आपसे अगर यहाँ पूछूं कि अगर मान लो इस क्वेश्चन में मैं बाहर वाले स्फीयर की अर्थिंग कर दूं, तो अब क्या होगा साहब? अर्थिंग करते मैंने आपको कह दिया था कि चार्ज का फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होता है, और अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो 0 माना जाता है। यानी ये सारा का सारा चार्ज यहां से सारा अर्थ में चला जाएगा, ये सारा चार्ज अर्थ में चला जाएगा। और अर्थ की कैपेसिटी इनफाइनाइट है, तो अर्थ को चाहे जितना भी चार्ज दिया जाए, अर्थ की जो पोटेंशियल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो 0 रहेगा, यानी सारा चार्ज यहां चला जाएगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन कुछ और देना चाह रहा हूं। ये रेडियस 2r गिवन है, अंदर वाले स्फीयर पे माइनस का Q चार्ज गिवन है, बाहर वाले स्फीयर पे 3Q चार्ज गिवन है। अब हम अगर बाहर वाले स्फीयर को अगर अर्थ करते हैं तो बाहर वाले स्फीयर का सारा चार्ज अर्थ में जाएगा। बट अगर बाहर वाले को ना करके अगर हम लोग अंदर वाले स्फीयर ए को अर्थिंग कर देते हैं, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा? अंदर वाले स्फीयर को अगर आपने अर्थिंग में कर दिया है तो VA इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब ए स्फीयर पर टोटल पोटेंशियल जो होगा वो 0 होगा। अब स्फीयर ए पर जो पोटेंशियल था वो कितना है साहब? ये हमें निकालना है कि भाई ए स्फीयर पर जो पोटेंशियल है वो इस कंडीशन में कितना है साहब? वो तो 0 है, बट मुझे ये निकालना है कि इस स्फीयर से कितना चार्ज अर्थ में गया है।
तो सपोज करो कि आज इसके पास चार्ज क्यू बचा है, मान लेते हैं चार्ज क्यू बचा हुआ है, तो यहां जो पोटेंशियल होगा वो होगा के क्यू अपॉन ऑफ आर प्लस का के इंटू 3Q अपॉन ऑफ ट्वाइस ऑफ आर इजिकल टू 0। मतलब आपका ये यहां से हुआ कि के क्यू अपॉन ऑफ आर इजिकल टू माइनस का थ्राइस ऑफ के क्यू अपॉन ऑफ ट्वाइस ऑफ आर। ये आर से आपका आर कैंसिल, ये आपका के से आपका के कैंसिल, यानी क्यू इजिकल टू हो गया माइनस का 3/2 ऑफ क्यू। मतलब बात को समझे, जहां पहले जब आपने अंदर वाले स्फीयर की अर्थिंग नहीं की थी तो अंदर वाले स्फीयर पर चार्ज था माइनस का क्यू। जब आप अंदर वाले स्फीयर की अर्थिंग कर देते हैं तो अब उस पर चार्ज हो गया माइनस का 3/2 ऑफ क्यू, यानी ये फाइनल चार्ज है। ये चार्ज मान लें आप Q1 था पहले और ये चार्ज बाद में अर्थिंग करने के बाद में है, तो कितना चार्ज गया होगा, तो कितना चार्ज अर्थ में गया होगा, तो Q2 माइनस का Q1। मतलब आपका यहां से माइनस का 3/2 ऑफ क्यू, ये माइनस इसका और वो खुद माइनस था, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का क्यू, यानी आपका माइनस का Q/2। मतलब ये कि इसमें माइनस का क्यू चार्ज था, यानी ऑलरेडी इस पे माइनस का चार्ज था और इसमें से प्लस का Q/2 और निकल गया। तो इसमें से जब प्लस का Q/2 निकलेगा, मतलब इसमें से Q/2 माइनस करूंगा मैं, तो आपका आएगा माइनस का 3/2 ऑफ क्यू। मतलब ये माइनस क्यू था, इसमें से और चीज निकलेगी। मतलब एक आदमी के पास में पहले मान लिया जाए कि 1 लाख रुपए का कर्जा है, फिर हमने उसमें से उसको कुछ और नुकसान पहुंचा दिया और आज उसके पास में 1.5 लाख रुपए कर्जा है। तो यानी पहले उस पर 1 लाख का कर्जा था, अब उसका 1.5 लाख का कर्जा हो गया, मतलब उसकी जेब में से कितना पैसा और निकाल लिया गया है, उसको और कितना ठग लिया गया है, तो वो ठग लिया गया 50,000 रुपये। ठीक उसी तरह से यहाँ पर बात आ रही है कि पहले उस पर चार्ज था माइनस का क्यू, आज उस पर चार्ज है माइनस का 3/2 ऑफ क्यू। तो माइनस का 3/2 ऑफ क्यू हुआ कैसे कि इसमें से इसका पॉजिटिव Q/2 इसका मतलब अर्थ में गया है। तो ये वो क्वेश्चन था जहां पर इसका पोटेंशियल, इस पर चार्ज आप जीरो नहीं कर सकते, ठीक है। इसके वजह से इस पर पोटेंशियल की वजह से ये इफेक्ट रहेगा। हमने पोटेंशियल जीरो किया था बट इसका इतना चार्ज इस पर बचेगा, यानी पूरा का पूरा चार्ज इसका इस कंडीशन में अर्थ में नहीं जाएगा। लेकिन बाहर वाले स्फीयर को अगर कर देते तो उसका चार्ज पूरा का पूरा बाहरी आउटर सरफेस जो चार्ज था, इनर सरफेस का नहीं, आउटर सरफेस का जितना भी चार्ज होता है वो अर्थ में जाएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को रिवर्स चेक कर लो आप लोग कि भाई जब बोले आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, बोले सर अर्थ का पोटेंशियल तो जीरो था, तो अर्थ का पोटेंशियल जीरो था तो इस स्फीयर पे भी पोटेंशियल जीरो होना चाहिए था, तो हाँ इसमें जीरो ही हुआ है। आप देखिए इस पे अब चार्ज हो गया है माइनस का 3/2 ऑफ क्यू, यानी इस पे चार्ज हो गया है माइनस का 3/2 ऑफ क्यू, मतलब इसकी सरफेस पे पोटेंशियल हो गया k इंटू माइनस का 3/2 ऑफ क्यू अपॉन ऑफ आर, और बाहर वाले की वजह से हो गया प्लस का 3 ऑफ के क्यू अपॉन ऑफ 2r। ये देखें आप जीरो, मतलब आप इसको इस तरह से सोच सकते हो। भाई आप सोचेंगे बोले साहब इसकी अर्थिंग हुई है तो इसका पोटेंशियल जीरो होना चाहिए था, तो आप इस पे इस तरह का चार्ज दें कि उसकी वजह से जो पोटेंशियल होने वाला है और इसका जो खुद का जो पोटेंशियल था उन दोनों का सम जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। आपके पास 3 स्फीयर है सर, अंदर वाले स्फीयर तीनों स्फीयर कोसेंट्रिक हैं, अंदर वाले स्फीयर पे प्लस क्यू चार्ज है, बाहर वाले पे बीच वाले माइनस का 2Q है, लास्ट वाले 5Q है। अब हम क्या करेंगे कि अंदर वाले स्फीयर को, सबसे पहले स्फीयर को मतलब फर्स्ट को थर्ड से कनेक्ट कर देंगे। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर फर्स्ट को थर्ड से कनेक्ट कर दिया गया है तो आप मुझे पहले स्फीयर, दूसरे स्फीयर और तीसरे स्फीयर पर टोटल चार्ज कितना है और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। अब आप समझें कि अगर आपने इसको उससे टच कर दिया है तो आपका और कुछ है या नहीं है, फर्स्ट स्फीयर का पोटेंशियल इज इक्वल टू थर्ड स्फीयर का पोटेंशियल, ये बात बिल्कुल सही है। तो अब हम लोग निकालते हैं सबसे पहले फर्स्ट स्फीयर का पोटेंशियल है कितना। तो पहले स्फीयर का पोटेंशियल कितना, और मान लो यहाँ से चार्ज क्यू निकल गया, इससे उसमें चार्ज क्यू गया है, तो ये हो गया चार्ज क्यू माइनस का क्यू, और ये हो जाएगा आपका प्लस का क्यू, क्योंकि कनेक्ट सीधा आपने इसको इससे किया है तो इसका चार्ज क्यू में से थोड़ा कम हो गया और उसका क्यू प्लस क्यू हो गया। यानी अब हम लोग काम करते हैं, पहले स्फीयर पर टच करने के बाद में टोटल पोटेंशियल V1 कितना है, तो इसका है K Q1 माइनस का Q अपॉन ऑफ R माइनस का K इंटू ट्वाइस ऑफ कैपिटल Q अपॉन ऑफ आपका ट्वाइस ऑफ R, और इसकी वजह से प्लस का K इंटू 5 ऑफ Q प्लस का Q अपॉन ऑफ 3R। ये आपका है V1 पोटेंशियल V1, पोटेंशियल V2, पोटेंशियल V3 तीसरे स्फीयर पे कितना है।
तीसरे स्फीयर पर पोटेंशियल इसकी वजह से कितना है, तो इसकी वजह से के Q1 की नहीं, Q था ये चार्ज Q था भाई, Q माइनस का Q अपॉन ऑफ 3R, इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल बीच वाले गोले की वजह से, सबसे बाहर वाले गोले पे पोटेंशियल माइनस का ट्वाइस ऑफ के Q अपॉन थ्राइस ऑफ R, और लास्ट वाले की वजह से K इंटू आपका 5 ऑफ Q प्लस का Q अपॉन ऑफ 3R, ये आपका पोटेंशियल होगा V3। अब आप अगर देखेंगे इसमें तो दोनों को अगर आप बराबर करने बैठेंगे V1 इजकल टू V3, तो ये इजकल टू इसको करोगे तो ये चीज़ तो आपकी वैसे उड़ जाएगी, यानी अब आपका बच गया कितना, के Q माइनस का Q अपॉन ऑफ R माइनस का ट्वाइस ऑफ के Q अपॉन ऑफ ट्वाइस ऑफ R इजकल टू के Q माइनस का Q अपॉन ऑफ 3R और माइनस का ट्वाइस ऑफ के Q अपॉन ऑफ 3R, ये बच गया साहब। अब क्या क्या कर सकता है, R R R R, के ये 2 से 2 भी उड़ा दो, यानी हो गया Q माइनस का Q। हाँ भाई, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3Q माइनस का 3Q माइनस का 3Q इजकल टू Q माइनस का Q ऑफ 2Q, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 3Q इजकल टू Q, और ये हो जाएगा आपका Q माइनस का Q माइनस का Q, मतलब ये यहाँ आया तो माइनस का 2Q इजकल टू माइनस ऑफ Q, यानी आपका Q इजकल टू Q/2। मतलब ये जो यहाँ से चार्ज था Q, इसमें से इस Q की वैल्यू आ गई Q/2, मतलब इसका आधा चार्ज यहाँ चला गया। तो अब अंदर वाले स्फीयर पे चार्ज कितना बचा है, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे ऐसा करने पर, तो अंदर वाले स्फीयर पर जब उनको फर्स्ट को थर्ड से कनेक्ट कर दिया है तो उस पे चार्ज बच गया था Q1 डैश, और वो Q1 डैश था Q माइनस का स्मॉल q, मतलब उस पे चार्ज आ गया आपका Q माइनस का Q/2 इजकल टू Q/2। बीच वाले पर चार्ज Q2 डैश, जिसको आपने छुआ ही नहीं है, ये माइनस का 2Q रहेगा, और Q3 डैश जो हो जाएगा वो आया है आपके पास में, उस पर जो चार्ज था वो 5Q था और प्लस का Q, यानी आपका हो गया 5Q प्लस का Q/2। पहले स्फीयर चार्ज बचेगा Q1 डैश इजकल टू Q माइनस का Q, जो कि हो जाएगा Q/2। क्योंकि सेकेंड स्फीयर को किसी से टच नहीं किया है आपने, इसलिए Q2 डैश इजकल टू माइनस का 2Q रहेगा, और जो थर्ड स्फीयर पर हो गया था वो 5Q प्लस Q हो गया था, यानी वो हो जाएगा आपका 11/2 ऑफ Q। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसा जाएगा, मतलब चार्जेस पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, ये जो चार्ज था इनकी वजह से पहले स्फीयर पर चार्ज Q/2 बचा। अब इस पे जो चार्ज माइनस का 2Q था, इसको ये इधर की तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और S2 स्फीयर की इनर सरफेस पे चार्ज हो जाएगा माइनस का Q/2। टोटल चार्ज इस बीच वाले स्फीयर पे माइनस का 2Q ही रहना है, तो यहां चार्ज हो जाएगा माइनस का 3Q/2। मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बताना होगा मुझे, तो बीच वाले स्फीयर पे चार्ज बचा, छोटे वाले स्फीयर पे चार्ज बचा Q/2, बीच वाले के अंदर वाली सरफेस पे माइनस का Q/2, बाहर वाले पे माइनस का 3Q/2, ये डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस माइनस की वजह से यहां पर बचेगा प्लस का 3/2 ऑफ Q यहां। तो इस सरफेस पे जब चार्ज डालूंगा मैं अंदर वाली पे, तो प्लस का 3/2 ऑफ Q, तो बाहर वाली पे क्या होगा, तो आपका था टोटल 11/2 ऑफ Q, में से निकल गया अंदर वाले में 3/2 ऑफ Q, यानी आपका 2 इज एलसीएम 11 माइनस 3 यानी 8/2 ऑफ Q, मतलब आपका 4Q, यानी बाहर वाली सरफेस पे जो चार्ज आया आपका वो आपका प्लस का बचेगा 4Q। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस भी पूछे जा सकते हैं कभी इस क्वेश्चन में। अगर इस क्वेश्चन को बड़ा करना होता उसको, तो वो आपसे ये पूछ लेता कि जो आपका अंदर वाला स्फीयर, बीच वाले स्फीयर की इनर और आउटर, और बाहर वाले सरफेस की इनर और आउटर सरफेस पे कितना चार्ज बचेगा। टोटल चार्ज था कितना हमारे पास है, Q 5Q माइनस का 2Q, यानी टोटल चार्ज था हमारे पास 4Q। ये टोटल चार्ज था हमारे पास 4Q, मतलब इस सिस्टम में हमारे पास चार्ज 4Q था। फाइनली हमारे पास चार्ज 4Q ही बचना चाहिए, तो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, 4Q, नेट चार्ज 4Q। चार्ज कंजर्वेशन भी देखोगे आप, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से चेक किया जाता है, ठीक है। तो ये साथ थे साहब हमारे पास में कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन जो पोटेंशियल के ऊपर थे, या कंडक्टर की कुछ खास बातें थी। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं। देखिए साहब, ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया ये भी है ना, ये भी सदाबहार क्वेश्चन है।
और इस क्वेश्चन में क्या खास बात है कि दो आपके पास तीन यहाँ स्फीयर दिए गए हैं और तीनों स्फीयर कोसेंट्रिक है, कंडक्टर है, ठीक है, और एक की रेडियस ए है, दूसरे की बी है, तो तीसरे की नेचुरली सी होगी, ठीक है। और जो इनको चार्ज दिया गया है वो एक को दिया गया है प्लस सिग्मा, एक को दिया गया है सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, और एक लास्ट वाले दी है प्लस सिग्मा। खास बात ये है कि आपका इस क्वेश्चन में हम एक ये पूछ रहे हैं कि स्फीयर ए पर पोटेंशियल कितना होगा, बी पे कितना होगा और सी पे क्या होगा, ठीक है। और फिर मज़ेदार बात ये है कि अगर हम टच कर दें, ए को सी से ज्वाइन कर दें, तो अब अगर आपसे मैं पूछता हूं कि अगर इनको ज्वाइन कर दिया जाएगा तो उस वक्त उसने पूछा है कि इनकी जो रेडियस है ए बी सी, उनमें रिलेशन क्या है। तो दो क्वेश्चन है साहब, एक तो आपको पोटेंशियल निकालना है हर स्फीयर की सरफेस पे, और दूसरा आपको काम करना है जो आपको दिया गया है कि अगर ए को सी से, यानी सबसे अंदर वाले स्फीयर को सबसे बाहर वाले स्फीयर से अगर कनेक्ट कर देते हैं एक कंडक्टर वायर के जरिए, तो इनकी रेडियस में क्या रिलेशन होगा, ये बात है सब। तो आप आओ जी, पहले काम अपन ये करते हैं कि ये जो अंदर वाला स्फीयर है इस पे पोटेंशियल कितना है। तो इस पे पोटेंशियल कितना होगा भाई, इस पे पोटेंशियल वो होगा जो एक तो खुद का सरफेस पे है, दूसरा बाहर वाले जो दो स्फीयर है उनकी सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो उनके अंदर भी होगा। तो अब हम देखते हैं साहब वी ए कितना है। तो वी ए इज इक्वल टू होगा आपका, देखो यहाँ आया के, सपोज करो इस पे चार्ज क्यू मान लेते हैं, ठीक है, क्यू अपॉन ऑफ आपका ये ए, यहाँ इस पे चार्ज माइनस है तो ये Q1 बोल देता हूँ इसको चार्ज, और इस पे चार्ज आपका Q2 हो जाएगा, माइनस जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो नेगेटिव दे रखी है, तो यहाँ हो जाएगा K इंटू Q2 अपॉन ऑफ B, ठीक है। और इस पे अपन लोग चार्ज Q3 मान लेते हैं, इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा, तो वही होगा जो इसकी सरफेस होगा K Q3 अपॉन ऑफ C, ठीक है। अब Q1 Q2 Q3 आपको दे नहीं रखा है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। वी ए इज इक्वल टू 1 अपॉन ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 कितना होगा दोस्त, सिग्मा इंटू 4 पाई ऑफ ए स्क्वायर अपॉन ऑफ आपका ए, माइनस का 1 अपॉन ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q2 की वैल्यू कितनी होगी साहब, Q2 की वैल्यू होगी आपकी सिग्मा इंटू 4 पाई ऑफ बी स्क्वायर, और ये आपका बी प्लस के 1 अपॉन ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q3 की वैल्यू हो जाएगी आपकी सिग्मा इंटू 4 पाई ऑफ सी स्क्वायर अपॉन ऑफ आपका ये सी। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, एक ए से एक ए कैंसिल, एक बी से एक बी कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, एक सी से सी कैंसिल, यानी आपका हो गया वी ए आया सब आपके पास में सिग्मा ए अपॉन ऑफ एफ नॉट माइनस का सिग्मा बी अपॉन ऑफ एफ नॉट, और ये आया आपका प्लस का सिग्मा सी अपॉन ऑफ एफ नॉट। यानी यहाँ वी ए हम कह सकते हैं कि सिग्मा अपॉन ऑफ एफ नॉट मैंने अगर बार कॉमन ले लिया तो हो गया ए माइनस का बी प्लस का सी। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। यानी मैंने अभी तक सिर्फ एक काम किया है, मैंने पोटेंशियल निकाला है सबसे अंदर वाले स्फीयर पर कितना होगा, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं कि इस पे कितना पोटेंशियल होगा भाई, इस पे कितना पोटेंशियल होगा, तो जो सी पे सरफेस पे है उतना आपका सी की वजह से होगा, बी पर खुद की सरफेस पे बात कर रहे हो इसलिए वो भी होगा, बट ए के लिए बाहर है तो यहाँ बाहर वाला फॉर्मूला काम आएगा। यानी वी बी कितना होगा दोस्त, तो वी बी अपन लोग यहाँ लिख लेते हैं साहब, वी बी क्या होगा, वी बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका के क्यू अपॉन ऑफ ये डिस्टेंस आपकी हो गई है बी। इस स्फीयर के कारण यहाँ बी स्फीयर पर जो पोटेंशियल होगा वी बी उसकी वैल्यू हो गई के क्यू अपॉन ऑफ बी, और माइनस का के क्यू अपॉन ऑफ बी, और Q1 कह देते हैं इस पे चार्ज, इस पे Q2 बोला था अपने, अदरवाइज काट देते इसको, और प्लस का यहाँ हो गया आपका के Q3 अपॉन ऑफ आपका C। आप सॉल्व करोगे वी बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ऑफ 4 पाई एफ नॉट इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई ऑफ ए स्क्वायर अपॉन ऑफ बी, माइनस का इसका सॉल्यूशन हम लोगों ने वहाँ वैसे ही निकाल रखा है तो इसको मैं सीधा लिख सकता हूँ कि ये आएगा माइनस का सिग्मा बी अपॉन ऑफ एफ नॉट प्लस का ये इसके अंदर है तो वहाँ उसको मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट सिग्मा सी अपॉन ऑफ एफ नॉट। देखिए साहब इसका जो सॉल्यूशन था वो हमने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये से ये कैंसिल, यानी आपका वी बी जो पोटेंशियल आया है सिग्मा अपॉन ऑफ एफ नॉट अपने बाहर ले लिया तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ऑफ बी माइनस का बी और प्लस का सी। ये हमारा पोटेंशियल निकला था वी बी। आओ जी ऐसे ही निकालते हैं अपन वी सी। सी यहाँ पर ये सी जो है स्फीयर वो ए और बी के बाहर है तो बाहर वाले नियम काम में लेंगे, और सी की सरफेस पे निकालना है तो वो डायरेक्ट लिखूंगा मैं सिग्मा सी अपॉन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो मैं सीधा लिखूंगा। लेकिन आइए साहब पहले काम करते हैं, आप वी सी निकालते हैं। ये अपना वी सी ये हुआ साहब आपका के 1 अपॉन ऑफ 4 पाई एफ नॉट, इसकी वजह से आपके पास चार्ज है इसके पास सिग्मा इंटू 4 पाई ऑफ ए स्क्वायर, डिस्टेंस इसकी है सी, माइनस का आपका 1 अपॉन ऑफ 4 बीच वाले स्फीयर की वजह से
आपका सिग्मा इंटू 4 पाई ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ऑफ आपका इसकी भी डिस्टेंस आ गई आपकी सी, और प्लस का लास्ट वाले की जो सरफेस पे हुआ हमें डायरेक्ट पता होती है सिग्मा सी अपॉन ऑफ एफ नॉट। ठीक है, अब आए साहब आप क्या करेंगे, तो यहाँ आपके पास में इसको कैंसिल करो साहब, ये आपने हटा दिया, यानी आपका वी सी जो आया दोस्त वो आया आपका सिग्मा ऑफ ए स्क्वायर अपॉन ऑफ सी माइनस का सिग्मा ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ऑफ सी ऑफ एफ नॉट, यहाँ पे भी एफ नॉट, ठीक है, और प्लस का आपका सिग्मा सी अपॉन ऑफ आपका एफ नॉट। यहाँ से वी सी की वैल्यू के लिए आप सिग्मा बाहर ले सकते हैं और एफ नॉट ऑफ सी भी बाहर ले सकते हैं, तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का, ये सब हमने निकाला ए बी सी की सरफेस पे क्या पोटेंशियल होगा, यानी ए पे कितना होगा, बी पे कितना होगा, सी पे कितना होगा, ये हमने पोटेंशियल निकाल दिया। अब पोटेंशियल की बात खत्म हो गई, यानी ए क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन वो यहाँ नहीं रुका है, वो रुका है, वो कहता है कि अगर ए को सी से कनेक्ट कर देता हूँ तो भाई क्या होगा, ए को अगर सी से तुम कनेक्ट कर देते हो तो ए और सी का जो पोटेंशियल होगा वो इक्वल हो जाएगा। तो अगर वो पोटेंशियल इक्वल हो जाता है तो ए पे पोटेंशियल ये था, सी पे पोटेंशियल ये था, अगर हम लोग इन दोनों को इक्वल कर देते हैं कि वी ए इज इक्वल टू वी सी कर देते हैं, तो देखें क्या कंडीशन आती है, इनकी रेडियस के बीच में क्या रिलेशन आता है, मतलब हम करेंगे सिग्मा अपॉन ऑफ एफ नॉट ए माइनस का बी प्लस का सी इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू है मेरे पास में सिग्मा अपॉन ऑफ सी ऑफ एफ नॉट इंटू, ये आपके पास में ब्रैकेट में है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ये वैल्यू थी। तो देखिए साहब आपका सिग्मा अपॉन एफ नॉट से सिग्मा अपॉन एफ नॉट कैंसिल हो गया, या यहाँ गया तो ये हो जाएगा आपका ए सी माइनस का बी सी और प्लस का आपका सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ठीक है साहब, ये प्लस का सी स्क्वायर से ये प्लस का सी स्क्वायर गया, यहाँ अगर मैं सी को बाहर ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा ए माइनस का बी इज इक्वल टू आपका ये हो जाएगा ए माइनस का बी, इसको लिखा जा सकता है ए माइनस का बी और ए प्लस का बी, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी सी इज इक्वल टू हो गया आपका ए प्लस बी, ये इसका आंसर है सर। डायरेक्ट याद रखो, ये क्वेश्चन फिर से आने के चांसेस है और इसी फॉर्म में आएगा, ऐसा ही आएगा, आपको डायरेक्ट आंसर याद हो, इतना लंबा काम करने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको डायरेक्ट भी इसका आंसर याद रख के काम चला सकते। तो बच्चों ये थे इलेक्ट्रोसेट्स के कुछ अच्छे एग्जांपल्स, है ना, आप इनको कीजिएगा, है ना, हर एक क्वेश्चन को इन पर ध्यान दें, ठीक है, कभी भी अच्छी बुक करोगे तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे ये क्वेश्चन, है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में भी अपन लोग इन्हीं क्वेश्चन के साथ में, जहाँ कुछ अच्छे मज़ेदार मस्त क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है।